आर्टिकल 14 कहता इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके सब बराबर हो। तो इन अनपढ़ गवार लीडरों से कोई पूछे कि आप CAA लाए तो इसमें मुस्लिम का नाम क्यों नहीं दाखिल किया आप? एक इतिहास आपको मैं बताता हूं, याद रखिएगा, मैंने आपसे पहले कभी नहीं बताया। इस देश में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले 6000 साल पहले द्राविड़ लोग रहते थे। बल्कि इस देश के जो असली जो मूल निवासी हैं वो कौन लोग हैं, हम में से बहुत से लोग नहीं जानते। वो यहाँ के संथाल, हम जिनको डोम बोलते हैं, हम जिनको मुसहर बोलते हैं, जिनको हम हरिजन बोलते हैं, वो इस देश के मूल निवासी हैं, पुराने लोग वही। 70 साल से तो ये डेमोक्रेसी जमहूरी निजाम अभी 70 साल से हुआ। 70 साल से पहले 200 साल तक तकरीबन अंग्रेज ने हुकूमत की। अंग्रेज से पहले 1075 साल तक मुस्लिम इंपेरर ने हुकूमत की। तकरीबन 1100 साल तक इस देश में मुसलमानों की हुकूमत रही। उससे पहले इस देश के ऊपर राजपूत का कब्जा रहा। उससे पहले इस देश पर मंगोल का कब्जा रहा। मंगोल मंगलविस्तान से आए थे और उनकी पहचान जो भूटान और जो नेपाल में जो लोग रहते हैं ये उन्हीं की नस्ल से है। मंगोल से पहले इस देश पर आर्या समाज के लोग रहते थे और ये आर्या लोग कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उस तरफ से इस देश में आए थे, वो हुकूमत कर रहे थे। उनसे पहले यही द्रविड़ लोग, दैंत लोग, संथाल लोग और ये हरिजन लोग इस देश में रहते थे। असल में वो इस देश के निवासी थे। उन पर कब्जा किया था आर्यन ने। आर्यों के ऊपर तभी आर्या जब आए तो इस देश का नाम आर्यावर्त पड़ा था। आर्या के ऊपर कब्जा किया था मंगोल ने। मंगोल के ऊपर कब्जा किया था इस देश के अंदर राजपूत गुजरों ने। उन्हीं गुजर से निकला ये ब्राह्मण लोग। उन्हीं की वजूद से इस देश के महाभारत और रामायण जैसी तहरीक रची गई। उसके बाद फिर 700 ईस्वी में मुस्लिम इंपेरर मोहम्मद बिन कासिम के जरिए इस देश के अंदर उनकी वो दाखिल हुए और 1100 साल तक मुस्तकिल तौर पर उनकी हुकूमत इस देश में आगे पीछे करके रही। उसके बाद फिर आखिर में मुस्लिम इंपेरर जब अंग्रेज का कब्जा हो रहा था, बहादुर शाह जफर जिसको कैद कर लिया गया था रंगून के जेल के अंदर और उनके बेटे के सर को काट कर थाली और तश्त में पेश किया गया था बहादुर शाह जफर को। अंग्रेजों ने उनको मारकर, उनको हराकर तब अंग्रेज इस देश में काबिज हो गए। अंग्रेज के बाद इस देश को आजाद कराने में सब लोग मिले, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, हर कोई मिले 1904 के अंदर। बड़ी लंबी इतिहास है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। एक गठबंधन बनी थी, ये देश आजाद हो गया। 1947 15 अगस्त को
ये देश आजाद हुआ अंग्रेज के कब्जे। अंग्रेज आया क्यों था? इस देश के अंदर उस वक्त दौलत बहुत थी, हीरे थे, पैसे बहुत थे, जीडीपी बहुत मजबूत थी, इकोनॉमिक्स में बहुत स्ट्रांग था हमारा मुल्क हिंदुस्तान उस वक्त, इसीलिए अंग्रेज लूटने आए थे। आज जो बोलते हैं लाल बुजक्कर साहब उत्तर प्रदेश के कि ये मुगल ने तो हिंदुस्तान को खोखला कर दिया, मुगल ने हिंदुस्तान को खोखला नहीं किया है, खोखला तो आज के राजनेताओं ने हिंदुस्तान को किया है। आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को ये देश, लेकिन अब ये देश चलेगा कैसे? उससे पहले कोई निजाम नहीं था, अलग अलग बादशाहों ने अपनी तानाशाही पर हुकूमत की थी। ये चलेगा कैसे ये देश? 29 अगस्त 1947 में 7 लोगों की एक टीम बनी और उस टीम का चीफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। 2 साल 9 महीने के अंदर उन्होंने पूरी दुनिया का दौरा करके एक कानून लिखा, एक सिस्टम तैयार किया और वो सिस्टम 26 नवंबर 1949 को बाज़ाब्ता कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन कमेटी ने पास किया। 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट किया गया और अभी जो 2 रोज पहले हम लोगों ने 26 जनवरी मनाया है, क्यों मनाया है? क्योंकि 26 जनवरी को वो लिखा हुआ कानून पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नाफिज किया गया था। इसीलिए उस दिन ये करार पाया कि आज से ये देश जमहूरी मुल्क है, ये किसी के बाप का मुल्क नहीं, किसी के दादा की प्रॉपर्टी नहीं, किसी खानदान की विरासत में नहीं। यौम जमहूरिया 26 जनवरी को इसलिए मनाते हैं कि ये देश सबके लिए है, ऑल पर्सन इक्वल, सबके सब बराबर। बल्कि यहां तक के यूरोप यूनियन के लीडरों ने एक्सेप्ट किया, मोस्ट ब्यूटीफुल बुक has been written by the human beings on the earth, it is Indian Constitution। सबसे खूबसूरत किताब अगर कोई इस धरती पे है, इंसानों के जरिए से जो लिखी गई हो, उस किताब का नाम हिंदुस्तान का संविधान। उसी हिंदुस्तान के संविधान में लिखा है, आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ। मैं हर जलसे में कहता हूं, इसका मतलब हर कोई बराबर, अररिया का रहने वाला हो, जोकीहाट का रहने वाला हो, किसी गांव का रहने वाला मजदूर हो, कोई गरीब हो या कोई मालदार हो या कोई मुखिया हो, सरपंच हो, एमएलए हो, एमपी हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ। गवर्नमेंट की नजर में, संविधान के नजर में वो बराबर हैं। चाहे हिंदुस्तान का पीएम हो, चाहे वो तानाशाही करने वाला जिसकी आदत हो, चाहे वो हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर हो, हिंदुस्तान का वजीर दाखिला हो, चाहे वो प्रचंड बहुमत से आने वाली कोई भी सरकार हो, चाहे वो लाखों वोट से जीतकर पार्लियामेंट में बैठने वाला वो एमपी हो, आर्टिकल नंबर 14 उसको याद दिलाता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि तुम बराबर हो हिंदुस्तान के संविधान में। जो मेरा मकाम वही मकाम पीएम का। ऐसा नहीं कि नहीं वो पीएम है तो वो सोने चांदी का खाना खाएगा और जो बेचारा गरीब है तो वो पत्थर और रेत खाएंगे। ऐसा नहीं है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके सब बराबर है। और अभी जो CAA लाया गया, ये CAA डायरेक्ट टच करता है, डायरेक्ट मखालफत करता है आर्टिकल 14 का। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके सब बराबर हो।
तो इन अनपढ़ गवार लीडरों से कोई पूछे कि आप CAA लाए तो इसमें मुस्लिम का नाम क्यों नहीं दाखिल किया? आप क्यों नहीं उनको अलग कर दिया? क्यों अलग किया आपने उनको, जब संविधान कह रहा? देखिए, हिंदू मुस्लिम का मैटर बाद में, पहले संविधान का मसला है कि जिस संविधान को बनाने में 3 साल का टाइम लगा, जिस संविधान का तमहीद कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हिंदुस्तान का जो संविधान, उसका पहला लाइन उठाकर देखिए, लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। आर्टिकल नंबर 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 21 कहता है द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड द स्टेट शैल बी नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, किसी भी आदमी को उसके धर्म के आधार पर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उनको अलग नहीं किया जा सकता। कौन से चक्की का आटा खाकर बैठे हैं ये संविधान को बदलने चले? संविधान को